हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। तो आज हम आ चुके हैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 1 यानी संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.2 के साथ। हमने पिछली वीडियो में संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। तो अभी तक जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी मानो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बच्चों अगर मैथ के अंदर अगर आप सीक्वेंस से चलोगे तो आपको मैथ पढ़ने में या एक्सरसाइज करने में बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपको ये निम्न 3 सवाल दे रखे हैं, इन तीनों सवालों को चेक करके बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो बच्चों इसका पहला पार्ट यानी पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब ये अपरिमेय संख्या कौन सी होती है बच्चों, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो, क्योंकि उसमें मैंने आपको सभी संख्याएं सिखा रखी हैं। वैसे बच्चों अपरिमेय संख्या आपकी वह संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और दूसरे रूप में कहें तो वह संख्या जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं आता उनको हम अपरिमेय संख्याएं भी कहते हैं। तो बच्चों आपसे पूछ रहा था ये कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। क्यों हो सकती है पहले तो मैं कह देता हूं सत्य है, तुम्हारी बात सत्य है। क्यों है अभी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बच्चों वास्तविक संख्याओं के अंदर आपकी 2 टाइप्स की संख्याएं आती हैं। कौन सी? परिमेय और प्लस अपरिमेय। यानी वास्तविक संख्याएं जो बनती हैं आपकी वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनाई जाती है या मिलकर बनती है। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा था ये प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अरे प्रत्येक अपरिमेय संख्या को छोड़ो, उसमें अगर परिमेय संख्या और ऐड कर लो फिर भी वो वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। तो बच्चों इसी वजह से ये हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका सत्य है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, अप्राकृतिक संख्या कौन सी होती है पता है? जो 1 से स्टार्ट होती है इनफाइनाइट तक जाती है। ये प्राकृतिक संख्याएं जो हैं ये सभी √m के रूप की हो सकती हैं। यानी इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो वो हमेशा रूट के अंदर ही रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ हमारी संख्याएं ऐसी होती है जिसका वर्गमूल आ जाता है। देखिए मैं दिखाता हूं। सबसे पहले हम मना कर देंगे यानी तुम्हारी बात गलत है यानी असत्य है। क्यों है? क्योंकि बच्चों चलो एक रेखा बना लेते हैं, क्योंकि इसने बोला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, और संख्या रेखा पर जो है वो प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इनफाइनाइट तक जाती हैं। चलो बच्चों अगर हम 1 को अगर चेक करें तो देखो 1 का वर्गमूल 1 आ गया, यहां से तो वर्गमूल हट गया, यानी ये √m के रूप का कहां रहा, कहां चला गया √m का रूप, कहां √m का रूप का नहीं है। अगर हम 2 की बात करते, हाँ तुम्हारी बात 2 की चल जाती, 2 जरूर √m के रूप का होता। 3 की बात करते तो 3 भी आपका √m के रूप का होता। लेकिन अगर हम 4 की बात करते तो 4 का वर्गमूल 2 आ गया। तो बताइए 4 क्या ऐसी संख्या है जो √m के अंदर आ जाए? नहीं आ सकती। इसी वजह से अगर हम ऐसी प्रकार हम अगर 9 को चेक करते बच्चों तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। तो इसी वजह से आपकी ये गलत हो जाती। पर यानी जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो प्रत्येक संख्या √m के रूप की नहीं हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपसे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल नहीं होती। क्यों? अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसे मना कर देते हैं यानी क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता है
वास्तविक संख्याओं के अंदर परमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो बताइए फिर जो परमेय संख्याएं क्या उनको आप अपरिमेय संख्याएं कह सकते हैं? इसी वजह से प्रत्येक वास्तविक संख्या है आपकी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। हाँ, कुछ संख्याएं हो सकती हैं जो अपरिमेय रूप में हो सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम एक की ही बात करते, एक कैसी है? परमेय संख्या है। देखो, अगर हम 2 की बात करते, ये जरूर आपकी अपरिमेय संख्या है, ये जरूर आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम 4 की बात करते तो 4, इसका मतलब 4 कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 आ गया। इसी वजह से हम प्रत्येक वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्याएं नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या मतलब? अभी समझाता हूं, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो पहले। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय है। तो बच्चों आपको बताना है ये धनात्मक पूर्णांक, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्याएं होती कौन सी हैं, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन की जड़ में पहुंचो, उसके अंदर घुसो क्वेश्चन के अंदर कि कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक, तो मैंने आपसे पूछा था सबसे पहले कि पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं आती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। लेकिन इसने क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो धनात्मक पूर्णांक कौन सी होंगी? जो 1 से इनफाइनाइट तक जाएंगी, और उनको हम प्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हैं बच्चों। अगर हम सभी धनात्मक पूर्णांक की जगह प्राकृतिक संख्याएं लिख दें तब भी आपका क्वेश्चन सेम ही रहेगा। लेकिन अब इसने लिख रखा है तो उसको ही हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। तो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, यानी आपकी जो 1 से इनफाइनाइट तक संख्या है उनका अगर वर्गमूल आप निकालें तो वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं? नहीं होती हैं, क्योंकि अभी तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो पहले तो मना करेंगे नहीं, और क्यों नहीं वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। क्योंकि देखो, अगर 1 का वर्गमूल लें तो 1 कैसी है? परमेय संख्या, तो अपरिमेय कहां रही है? अगर 2 की बात करते, 2 जरूर आपकी अपरिमेय है, 2 आपकी जरूर अपरिमेय है। लेकिन इसी प्रकार हम अगर 4 की बात करें तो 4 का वर्गमूल 2, ये परमेय होगी। अगर 9 की बात करें तो देखो ये भी एक परमेय संख्या होगी। अगर 16 की बात करें तो ये भी एक परमेय होगी। 25 की बात करें तो ये भी एक परमेय संख्या होगी। इसका मतलब आपकी काफी संख्या ऐसी हैं जो कि परमेय संख्याएं होती हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को, यानी प्रत्येक सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। उसमें कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, परमेय संख्याएं भी होती हैं। इसी वजह से प्रत्येक छोड़ो, सभी धनात्मक संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब वीडियो को जल्दी शेयर कर दो, क्योंकि बच्चों अगर आपका साथ रहेगा, अगर आप वीडियो को शेयर करते रहोगे तो मैं आपको 9th क्लास मैथ एकदम कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, इसे रफ करता हूं मैं। तो बच्चों आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब बच्चों आपको √5 की वैल्यू बोले तो 2 पॉइंट कुछ आती है, रेखा लाइन पर दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद प्रकार से या पैमाने से समान दूरी पर चाप काट देंगे। समान दूरी पर चाप काटनी है बच्चों, ध्यान रखना। उसके बाद नंबरिंग कर देंगे 0 1 2 3 4। उसके बाद आपको राइट एंगल त्रिभुज लेना है। क्यों लेना है मैं अभी आपको बताता हूं। यह है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है कर्ण कहलाती है, और सबसे नीचे वाली भुजा आधार होगी, और ये लंब होगी। तो बच्चों अगर मैंने कर्ण को √5 लिख दिया तो बता सकते हो आपकी ये कर्ण √5 कब आया होगा? जब आपका आधार 2 होगा और लंब 1 होगा। ऐसे कैसे कह दिया सर आपने? क्योंकि समकोण त्रिभुज के अंदर एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। कौन सी होती है? कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
प्लस आधार का वर्ग। अगर आपको लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण आप निकाल सकते हो। तो जैसे देखो, अगर लंब आपको पता है कि 1 है और आधार 2 है, तो 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 4 हुआ और ऐड करेंगे तो 5 हुआ। तो कर्ण का वर्ग जो आ गया 5 आ गया। वर्ग मूल लेंगे दोनों ओर, तो कर्ण बराबर कितना आ गया, √5। इस प्रकार आपको ढूंढना है आधार और लंब। अब उसके बाद, अब जब आपको पता चल गया कि आधार तो आपका 2 रहने वाला है और लंब 1 रहने वाला है, ध्यान रखो प्रकार में या पैमाने से आपने जो कट किए हैं उसमें ये इकाई दूरी बढ़नी है, यानी जो अपना आपने जो पहला चाप काटा है वो दूरी बढ़नी है। चाहे ये वाली दूरी ले लो, चाहे ये वाली, प्रकार से सभी दूरी सेम है। प्रकार में आपने अगर ये दूरी भर ली है तो ऊपर आप लगा दो चाप प्रकार से और ये लाइन खींच दो ऊपर की ओर। तो अब ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी, इकाई दूरी यानी 1 होगी। और उसके बाद बच्चों ये जो 2 है इसको इससे मिला देंगे। जब ये मिला देंगे तो आपको पता है आधार 2 हो गया, लंब 1 हो गया, तो कर्ण आपको पता चल गया कि ये √5 हो गया, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद जब आपको ये पता चल गया कि कर्ण जो है √5 है, आपने ये भुजा माप ली है कि ये √5 है, तो आपको प्रकार में ये वाली दूरी भरनी है और प्रकार में ये दूरी भरकर आपको एक चाप लगा देना है। तो ये चाप कुछ इस प्रकार आएगा, ध्यान रखो बच्चों। तो ये जो आपका कटान बिंदु है ये आपका √5 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको प्रकार द्वारा रफ कॉपी पर अलग से क्वेश्चन बता दूंगा, मुझे आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अब इसके आखिरी क्वेश्चन पर, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 काफी बड़ा है, इसमें दे रखा है, ये किस प्रकार हल करना मैं आपको बता रहा हूं। एक आपसे सर्पिल बनाने की कह रहा है, और ये सर्पिल क्या होता है, आपने जब आप छोटे होंगे, जब आप किसी भी मेला में जाते होंगे तो एक गेम लेके आते होंगे। कौन सा गेम, कि जो इस प्रकार गेम होता था बच्चों, इस प्रकार आपका एक गेम होता था, ये सर्पिल होता था। तो इसको आपको बनाना है √2, √3, √5 की मदद से। तो वो कैसे बनाएंगे मैं अभी आपको समझाता हूं, क्योंकि देखो इसमें एक गोटी होती थी, गोटी को हम ऐसे घुमाते थे, इस प्रकार घुमाते थे और इसको बाहर निकालने की कोशिश करते थे। तो इस प्रकार ये आपका एक गेम आता था। इसी को कैसे बनाते हैं ये आपको मैं बताता हूं √2, √3, √5 की मदद से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों मैं √2 को एक रेखा लाइन पर दर्शाऊंगा। तो उसके लिए आपको एक लाइन खींचनी होगी। अब बच्चों जितनी जरूरत है उतनी लाइन हम खींचेंगे, क्योंकि बाद में फिर हमें मिटाना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि त्रिभुज के अंदर ये कर्ण √2 कब आया होगा, जब आपका आधार 1 होगा और लंब भी 1 होगा, तब आपका कर्ण √2 आएगा, क्योंकि मैंने अभी पाइथागोरस आपको समझा रखे हैं। तो उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपको रेखा लेनी है जिस पर नंबरिंग करनी है 0 से 1, ठीक है। इतनी दूरी भरकर आपको ऊपर की ओर चाप लगाना है। तो चाप मैंने ये लगा दिया, ठीक है। तो ये होगी आपकी 1, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब उसके बाद जब आपको पता चल गया कि आधार 1 है और लंब भी 1 है, तो इसको हम यदि मिला दें तो कर्ण कितना आ जाएगा आपका, कि ये आ जाएगा आपका √2। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं ऊपर से। अब उसके बाद बच्चों आपको अगली संख्या √3 दर्शानी है, और √3 दर्शाने के लिए आपको देखना होगा कि ये कर्ण जो है √3 कब आया होगा, जब आपका आधार √2 रहा होगा और लंब 1 रहा होगा। चेक कर लीजिए बच्चों आप पाइथागोरस प्रमेय से, आधार आपका √2 रहा होगा, लंब आपका 1 रहा होगा, तब आपका कर्ण √3 आता है। जब आपको पता चल ही गया कि आधार √2 रहने वाला है, तो क्यों ना फिर मैं यहां से एक लंब डाल दूं, यहां से एक लंब डाल दूं इस प्रकार, यहां से मैं एक लंब डालूंगा, क्योंकि बच्चों मुझे पता है जो लंब है वो मुझे कितना चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि आधार तो मेरे पास है। तो लंब बच्चों कुछ इस प्रकार नहीं जाएगा, पैमाना होता तो शायद हम अच्छी तरह से बना पाते। लंब
कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका एक। जब लंब एक है, आधार एक है, तो इसको हम मिला देंगे तो कर्ण कितना आ जाएगा बच्चों आपका कि √3। तो उसके बाद बच्चों आपने √3 जब दर्शा दी है ये रेखा, इसको पॉइंट भी दे सकते हैं बच्चों, ये 0 पॉइंट है यानी O पॉइंट है ये, और ये P1 और ये P2 और ये P3। उसके बाद हम अगली वाली संख्या देखेंगे √4। तो √4 बच्चों कर्ण कब आया होगा, यहाँ से मैं जोड़ता हूँ, नीचे लिखता हूँ कि ये कर्ण आपका √4 कब आया होगा, अब कि जब आधार √3 रहा होगा और लंब आपका 1 रहा होगा। आधार आपका √3 रहा होगा और लंब 1 रहा होगा, तब आपका कर्ण √4 आता है बच्चों। तो जब आपको पता चल गया कि आधार √3 रहने वाला है, तो यहाँ से क्या करना है, आपको एक लंब खींचना है। एक लंब खींचना है जो कि इकाई दूरी होना चाहिए, क्योंकि आधार आपका कितना है √3 और लंब आपका इकाई। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। जब इसको मिला देंगे तो ये हो गया आपका √4। बच्चों ये ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। इसी प्रकार आपको खींचना, तो आपका जब आप रफ कर रहे पे जिस प्रकार से चांदी से बनाएंगे तो आपका एकदम सटीक आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दर्शाना √5। √5 जब दर्शाएंगे तो उसके लिए पता होना चाहिए कि √5 कर्ण कब आया होगा, जब आधार आपका √4 होगा और लंब 1 होगा, तभी कर्ण √5 आएगा बच्चों। तो जब आपको पता चल गया कि आधार √4 रहने वाला है और लंब 1 रहने वाला है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे, एक लंब खींचेंगे जो कि इकाई दूरी होगा। ठीक है, और इसको हम इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे तो हमें पता पड़ गया लंब 1 है, आधार √4 है, तो ये हमारी आ जाएगी √5। इसी प्रकार बच्चों ये डॉट डॉट चलता जाता है आपका, और ये एक सर्कल बन जाता है, सर्पिल बन जाता है। ठीक है बच्चों, अगला √5, √6 आएगा, √7 आएगा, √8 आएगा, √9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, चलता जाएगा। कहाँ तक बनाएंगे हम, यहीं हम छोड़ सकते हैं। यदि आपको इस क्वेश्चन की वीडियो रफ कार्य पर प्रकार या चांदी की मदद से एकदम सटीक चाहिए तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मैं आपको लेके आऊंगा इस क्वेश्चन की वीडियो बिल्कुल सटीक एकदम चांदी पैमाने से। जहां तक मैंने कोशिश करी है बच्चों इसको सटीक बनाने की कोशिश करी है, आपको केवल इस क्वेश्चन को समझाना था कि कैसे हम सर्पिल बना सकते हैं। ठीक है, √2, √3, √5, √6 की मदद से। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को हल करके आना है और इस क्वेश्चन में कुछ अलग से कोई भी स्टेप नहीं करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चों मैं 9th क्लास का मैथ एकदम कंप्लीट कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love